तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आइए बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी जो आपका विषय है, इसके बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। आज आपके पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी सब्जेक्ट के पहले चैप्टर के क्वेश्चन हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर के ही हैं। तो आज आपका पहला जो चैप्टर यानी कि आपका लेसन है, हम इसका रिवीजन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आप लोगों का परफॉर्मेंस कैसा होगा। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ पे आपको आयोग के पूछे हुए क्वेश्चन भी मिलेंगे, साथ ही कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जिसको मैंने स्वयं बनाए हैं। लेकिन क्वेश्चन आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट आधारित है, जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। पहला है, पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण होता है। जैविक जीव सबसे महत्वपूर्ण हैं। दूसरा, पर्यावरण के घटक सदैव स्थिर रहते हैं। तीसरा, वियोजक के अंतर्गत सूक्ष्म जीव आते हैं, जो कि मृत पौधों और जंतुओं के जैविक पदार्थों को सड़ा गला कर वियोजित करते हैं। और चौथा, परपोषित अपने आहार के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। सभी जीव परपोषी होते हैं। आपको बताना है कौन सा सत्य नहीं है। अच्छा, यहाँ पे होना चाहिए था कौन सा है जो सही है, यानी कि कोई एक ही सही है और बाकी आपका सही नहीं है। कोई एक ही कथन है जो सत्य है और आपको वही बताना है। फटाफट उत्तर दीजिएगा कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा। और बेहद आसान एंड वेरी वेरी इजी आपके लिए, बिकॉज आप लोगों ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ा है। तो बता दीजिए बच्चा लोग कौन सा है जो आपका सही है, यानी कि कोई एक सही है और बाकी सही नहीं है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि वो कौन सा है जो सही है। तो ये आपको कोई डाउट होना ही नहीं है कि आपके जो वियोजक हैं, यानी कि जो आपके डीकम्पोज़र हैं, इनके अंतर्गत क्या आते हैं। इनके अंतर्गत सूक्ष्म जो आपके जीव हैं यही आते हैं। ये मृत पौधों और जंतुओं को के जो जैविक पदार्थ होते हैं, इनको सड़ा गलाकर वियोजित करते, यानी कि इनको तोड़ते हैं और मिट्टी में मिलाते हैं। ये सही है। पहला क्यों सही नहीं? क्योंकि पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें जैविक जीव सबसे महत्वपूर्ण है नहीं, जैविक में पादप सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जीव नहीं बल्कि पादप सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए गलत हो गया। दूसरा कह रहा पर्यावरण के घटक हैं ये सदैव स्थिर होते हैं, नहीं, सदैव स्थिर नहीं होते हैं, इनमें स्थिरता नहीं पाई जाती है, इसलिए गलत हो गया। और चौथा, परपोषित अपने आहार के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। सभी जीव परपोषी होते हैं, सभी जीव परपोषी नहीं होते हैं। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और वो मैं आप लोगों को क्लास में बताई हूँ। इसीलिए कह रहा कि सभी जीव परपोषी होते हैं, ये सत्य नहीं है। कुछ जीव ऐसे भी हैं जो परपोषी नहीं होते हैं। तो केवल और केवल आपका तीसरा सही है, बाकी सही नहीं है। चलिए बच्चा लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है आपको ये बताना है, और आपके सामने देखिए ऑप्शन है 4, और इसमें से कौन सा है जो सत्य नहीं है आपको ये बताना है। पहला है, पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है लेकिन इसका रूप परिवर्तित होता है। दूसरा, जल के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति का नियंत्रण केवल जलीय पादपों के प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न गैसों के विसर्जन द्वारा होता है। तीसरा, जल चक्र द्वारा जल का स्वरूप परिवर्तित होता है, जो कि सौर ऊर्जा से सीधे प्रभावित होता है। और चौथा, जल का मात्रा कभी नहीं बदलता है, यह भूतकाल में भी इतना ही था और भविष्य में भी इतना ही रहेगा। आपको बताना है कौन सा है जो सही नहीं है, और जो सही नहीं है वो आप सभी को पता होना चाहिए, बिकॉज मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी का उत्तर सही आएगा। कौन सा है जो आपका सही नहीं है? तो निश्चित ही बच्चा लोग, इसमें आप लोगों को कोई समस्या होना ही नहीं है। आप सभी को पता है कि जो ऑप्शन नंबर 2 है ये सही नहीं है, क्योंकि जल के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति का जो नियंत्रण है ये केवल प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे ही नहीं करते, बल्कि वायुमंडल के ऑक्सीजन को भी आप देखते हैं कि जो जल है उसमें अवशोषित कर लिया जाता है। इस वजह से आपका जो दूसरा है ये सत्य नहीं है। पहला तो बिल्कुल सही है कि पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है लेकिन इसका रूप परिवर्तित होता है। और तीसरा भी सही है कि जल चक्र द्वारा
द्वारा जल का स्वरूप परिवर्तित होता है जो सौर ऊर्जा से सीधे प्रभावित होता है। और आपका चौथा तो बिल्कुल ही सही है कि जल का मात्रा भूतकाल में भी इतना ही था, आज भी उतना ही है और भविष्य में भी उतना ही रहेगा। सिर्फ जल का स्वरूप बदलता है, उसकी मात्रा नहीं बदलती है। जल कभी जो है लिक्विड में रहता है, कभी वाष्प में, कभी ठोस में। और आप देखते हैं तीनों रूपों पे आपके धरती पे पाया जाता है। तो इन तीनों को अगर आप इकट्ठा करें तो इनकी मात्रा निश्चित है, बस इनका रूप बदलता रहता है। खारा पानी, मीठा पानी और आपका वाष्प के रूप में, ठोस रूप में और द्रव रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा है जो सही है। आपको सत्य कथन बताना है। कह रहा है वे दृश्य स्पेक्ट्रम जिसका तरंग दैर्ध्य 400 से 700 नैनोमीटर होता है प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहलाते हैं। दूसरा कह रहा है पराबैंगनी किरणों में अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तीसरा कह रहा है क्षोभ मंडल में अवशोषित या अवस्थित ओजोन परत द्वारा बैगनी की जो मतलब पराबैंगनी किरणें हैं इनको अवशोषित होता है। और चौथा कह रहा है अल्ट्रावायलेट सी का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। पांचवा कह रहा है कि कोई भी सही नहीं है, यानी कि सभी गलत हैं। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन है जो सही है। आप सभी ने ये सारी चीज़ें बिल्कुल पढ़ी हुई हैं क्लास में। अगर आपने कभी क्लास मिस नहीं किया होगा तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाया है। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही है। कोई एक ही सत्य है, बाकी असत्य हैं और आपको वही बताना है कि कौन सा है जो आपका सत्य हो जाएगा। तो आप सभी को इसमें कोई दिक्कत होना ही नहीं है कि कौन सा है जो सही है। निश्चित तौर पे आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही है। वे दृश्य स्पेक्ट्रम जिनका तरंग दैर्ध्य 400 से 700 नैनोमीटर होता है प्रकाश संश्लेषित सक्रिय विकिरण कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। पराबैंगनी किरणों में अल्ट्रावायलेट ए और बी सी से ज़्यादा खतरनाक होते हैं, नहीं, सी सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है और सबसे कम ए होता है। क्षोभ मंडल में नहीं है, आप सभी को पता है ओजोन मंडल समताप मंडल में है। और अल्ट्रावायलेट जो सी तरंग मतलब आपकी किरणें हैं इनका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, इसीलिए तो ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं। तो आपका केवल और केवल पहला सही है, बाकी कोई भी सही नहीं है। आप सभी को ये सारी चीज़ें पता हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो सत्य है। आपको सत्य कथन बताना है और आप देखिए आपके पास ऑप्शन है 5 और इसमें से कौन सा है सत्य आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है निकेत में कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। दूसरा कह रहा है आवास में एक ही तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। तीसरा कह रहा है निकेत छोटा होता है। और चौथा कह रहा है कि आवास का आकार काफ़ी विस्तृत होता है। पांचवा कह रहा है कि कोई भी सही नहीं है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन है जो सत्य है। और आपने ये सारी चीज़ें बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ी हैं तो निश्चित ही आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आपके सारे क्वेश्चन बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के हैं। अगर आप इनको बार बार रिवीजन कर लेते हैं और आपने क्लास को कभी मिस किया है तो आपको समस्या नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चन आयोग के आए हुए हैं और आप सभी को इसका उत्तर पता है। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप सभी को ये बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए सॉल्व करने में। निश्चित ही बच्चा लोग आप सभी को ये मालूम है कि ये आपका पांचवा जो है ये हो जाएगा, यानी कि कोई भी सही नहीं है। पहला क्यों सही नहीं है, क्योंकि एक निकेत में कई प्रजातियां नहीं हो सकती हैं और आपका आवास जो है ये कई प्रजातियों एक आवास में एक ही तरह की प्रजाति नहीं बल्कि कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। निकेत छोटा नहीं बल्कि बड़ा होता है। आवास का जो आकार है ये निकेत से छोटा होता है। तो इसलिए आप देखिए सारे के सारे स्टेटमेंट आपके क्या हो गए हैं, गलत हो गए हैं, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के अपोजिट बात कर रहे हैं। तो आपका कोई भी सही नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो कि सत्य है। आपका पहला ऑप्शन है एक आवास में कई निकेत होते हैं। दूसरा कह रहा है आवास के द्वारा हमें किसी प्रजाति के पारिस्थितिकी तंत्र में स्थान का पता चलता है। तीसरा कह रहा है निकेत सभी जीवों का विशिष्ट होता है लेकिन उनके निकेत में समानता पाई जाती है।
चौथा कह रहा आवास जो कि संपूर्ण कार्यात्मक इकाई को प्रदर्शित करता है। और पांचवा कह रहा कोई भी सही नहीं है। अब आपको बताना है कि आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा, और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट उत्तर दीजिएगा, कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा। आपके सामने ऑप्शंस हैं और उम्मीद करूंगी कि गलत नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आप बता दीजिए, फटाफट उत्तर दीजिएगा, कौन सा है जो सही हो जाएगा। तो निश्चित ही बच्चा लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला बिल्कुल सही है, एक आवास में कई निकेत हो सकते हैं, निश्चित ही इसमें आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। दूसरा गलत है, जो कि आवास के द्वारा हमें किसी प्रजाति के पारिस्थितिकी तंत्र में स्थान का पता चलता है। नहीं, ये आप जानते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में किसी के स्थान का नहीं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र में किसी प्रजाति के निवास का पता चलता है। आपका ये क्या हो गया है, गलत हो गया है। दूसरा कह रहा निकेत सभी जीवों का विशिष्ट होता है, लेकिन उनके निकेत में समानता पाई जाती है। नहीं, निकेत सभी जीवों का विशिष्ट होता है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन उनमें समानता नहीं पाई जाती है। सबका निकेत विशिष्ट होता है और सबका अपनी अपनी क्या होती है, क्वालिटी होती है। इसीलिए आपका क्या हो गया, ये गलत हो गया। तीसरा क्या कह रहा है कि आवास जो कि आपका संपूर्ण कार्यात्मक इकाई को प्रदर्शित करता है। नहीं, आवास सिर्फ जीव के निवास को प्रदर्शित करता है, निकेत क्या करेगा, कार्यात्मक इकाई को प्रदर्शित करेगा। इसलिए आपका केवल और केवल आपका पहला सही है और आपका कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, और आपके सामने है ऑप्शन 5। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा है जो सत्य है। सत्य कथन बताना है। पहला, हरे पौधे अपना आहार स्वयं तैयार कर लेते हैं, अतः वे स्वपोषी कहलाते हैं। दूसरा, सभी जीव अपना आहार तैयार नहीं कर पाते हैं, इसलिए वे परपोषी के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तीसरा कह रहा है, साइनोबैक्टीरिया क्लोरोटिका अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। चौथा कह रहा, वह जीव जो मृत पौधे एवं जीवों से घुलित रूप में कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। आपको बताना है उपयुक्त कोई नहीं, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा है जो कि आपका सत्य हो जाएगा। सत्य हो जाएगा बताना है बच्चा लोग। अच्छा, यहाँ पे होना चाहिए था कौन सा जो असत्य है। अच्छा, यहाँ पे सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, ये बताना है कौन सा है जो सत्य नहीं है। पहला है कि हरे पौधे अपना आहार स्वयं तैयार करते, इसलिए स्वपोषी कहलाते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कह रहा है, सभी जीव अपना आहार तैयार नहीं कर पाते, इसलिए वे परपोषी के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी जीव नहीं कर पाते हैं, कुछ जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे आपने देखा साइनोबैक्टीरिया और घोंघे की एक प्रजाति है जिसका नाम है क्लोरोटिका, ये दोनों अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो ये बात सही है, ये सही नहीं है। और आपका जो तीसरा के बाद चौथा है, ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है कि वे जीव जो मृत पौधों एवं जीवों से घुलित रूप में कार्बनिक यौगिक प्राप्त करते हैं, वो मृतोपजीवी कहलाते हैं। ये सारी चीज़ें सही हैं, तो आपका केवल और केवल दूसरा सही नहीं था, बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट देखिए, आपका ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। सत्य नहीं आपको बताना है बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा। पहला है बायोम, क्या ये अजैविक एवं जैविक पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। क्या बायोम अजैविक और जैविक चीज़ों से मिलकर बना है। दूसरा, अजैविक पर्यावरण, क्या इसमें स्थल, जल और वायु आदि शामिल होते हैं। क्या जैविक पर्यावरण में पादप, मनुष्य एवं मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम पर्यावरण शामिल होता है। क्या इनमें से कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सत्य नहीं है, यानी कि सभी सत्य हैं। तो आपको बताना है कौन सा है जो सत्य नहीं है, और आप सभी के लिए काफ़ी आसान होगा, क्योंकि ये काफ़ी अंडरस्टैंडिंग का है और आप सभी ने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ा है, तो आप लोगों को तो समस्या होना ही नहीं चाहिए कि कौन सा है जो सही नहीं है। निश्चित ही बच्चा लोग, आप सभी को पता है कि आपका तीसरा जो है ये सत्य नहीं है, क्योंकि जैविक पर्यावरण में पादप होते हैं, मनुष्य होते हैं, मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम पर्यावरण नहीं होता है, ये कृत्रिम हो गया ना। कृत्रिम चीज़ों में जान नहीं होता, तो जैविक पर्यावरण का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, इसलिए आपका तीसरा और तीसरा सही नहीं है। बाकी आपकी पहली और दूसरी बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। आपको सत्य नहीं कथन बताना है। आप ध्यान से देखिएगा। पहला है, प्रकाश पौधों और जीव दोनों के जनन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। दूसरा है, जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक और उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है। तीसरा है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में 200 मीटर तक प्रकाश प्रवेश करता है, इसे प्रकाशिक मंडल कहते हैं। चौथा है, 200 मीटर के बाद समुद्र में प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा जाता है। पांचवा है कि कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। आप बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और मुझे लगता है पहले दूसरे में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि ये दोनों तो बिल्कुल सही हैं। अब आप नीचे देखिए 3 ऑप्शन आपके पास बच रहे हैं, आपका तीसरा, चौथा और पांचवा। आपको बताना इसमें से कौन सा है जो सत्य नहीं है आपके हिसाब से। और आप सभी को पता होगा, मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई हैं कि जो आपका प्रकाश है ये जल में 200 मीटर तक जाता है और आगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा, ऐसी कोई बात मैंने आप लोग को नहीं बताई है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है, बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। पहला है, भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, क्या आपका ये पर्यावरण है। दूसरा, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए हैं। तीसरा, भौतिक, जैविक एवं रासायनिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होता है। और चौथा कि उपयुक्त सभी बातें सही हैं। आप बताएंगे बच्चा लोग पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। आप पर्यावरण किसे कहेंगे। आपने पर्यावरण को पढ़ा है और आप सभी को पता है कि आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही है। ये सारे डिफिनीशन आपके पर्यावरण के हैं। आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और आपका तीसरा भी सही है। कोई समस्या की बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको ये बताना है। और आपके सामने है ऑप्शन 5। पहला है, पौधे जैविक संघटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं। दूसरा, पौधे पर्यावरण के विभिन्न घटकों में जैविक पदार्थों एवं पोषक तत्वों के गमन को संभव बनाते हैं। तीसरा, मानव सहित जंतु तथा सूक्ष्म जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं पौधों पर निर्भर होता है। चौथा, पौधे सभी पर्यावरण में समान रूप से पाए जाते हैं। और पांचवा, उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। अब आपको बताना है कौन सा है जो सत्य नहीं है। फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, एकदम कॉमन सेंस का है, आप लोगों के लिए बहुत आसान है। हालांकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सारे तथ्य हैं। अगर इनको बार बार रिवीजन कर लिया जाए तो आप लोगों का पर्यावरण से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आपका चौथा क्या है, सही नहीं है, क्योंकि सभी पर्यावरण में समान रूप से प्लांट्स नहीं पाए जाते हैं। पर्यावरण के हिसाब से प्लांट्स क्या होते हैं, अपना रूप बदलते रहते हैं। वहाँ का जैसा पारिस्थितिकी तंत्र होता है, वहाँ का जैसा जलवायु होता है, वहाँ का जैसी मिट्टी होती है, उसी हिसाब से प्लांट्स का स्वरूप निर्धारित होता है। तो आपका चौथा सत्य नहीं है, बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। इसमें से कौन सा है जो पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है आपका धारणीय विकास, दूसरा ऑप्शन है आपका गरीबी कम करना, तीसरा ऑप्शन है आपका वातानुकूलित और चौथा है कागज़ में थैलों का प्रयोग, कागज़ के थैलों का प्रयोग, और पांचवा है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत हो, यानी कि सभी सही हैं। अब बताएंगे निम्न में से एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है और वो आपका कौन सा हो जाएगा। फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरणीय सुरक्षा से कौन सा है जो संबंधित नहीं है। तो निश्चित ही बच्चा लोग, गरीबी को कम करना ये पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है। धारणीय विकास होगा तो ये पर्यावरण से सुरक्षित होगा। वातानुकूलन जो है, इस पर अगर आप ध्यान देंगे कि कैसा हो, किस तरह की चीज़ों का यूज हो, तो इससे भी पर्यावरण संरक्षण होगा।
कागज़ के थैले का प्रयोग करेंगे, इससे भी पर्यावरण की सुरक्षा होगा, लेकिन गरीबी कम करना पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़ा हुआ चीज़ नहीं है, बल्कि ये सामाजिक आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी हुई बात हो जाएगी। तो आपका कौन सा है जो सही नहीं है? दूसरा सत्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो इको मार्क आप किसे देते हैं? आपको बताना है। पहला, शुद्ध एवं मिलावट रहित हो ऐसे पदार्थ को। दूसरा, प्रोटीन समृद्ध हो ऐसे पदार्थ को। तीसरा, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो ऐसे पदार्थ को। या आर्थिक दृष्टि से व्यवहार हो ऐसे पदार्थ को। या उपरोक्त में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको इको मार्क दिया जाता हो। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, बिकॉज ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है आयोग के द्वारा। तो निश्चित ही बच्चा लोग इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही सही है। पर्यावरण के प्रति जो मैत्रीपूर्ण होता है उसको गवर्नमेंट के द्वारा क्या दिया जाता है? इको मार्क दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कितना अच्छा विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। यानी कि जो आपके कथन हैं इन पर विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा है जो सत्य नहीं है। इसमें से कौन सा है जो सत्य नहीं है बच्चा लोग? पहला है, जल चक्र से जलीय जीवों की विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रण किया जाता है। दूसरा, जलीय तंत्र में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसें आंशिक रूप से घुली रहती हैं। तीसरा, सूक्ष्म बैक्टीरिया, कवक और वायरस शामिल होते हैं। कह रहा है सूक्ष्म जीवों में बैक्टीरिया, कवक और वायरस आपके शामिल होते हैं। और कह रहा है भौतिक पर्यावरण वायु, प्रकाश, ताप, जल, मृदा जैसे कारकों से बना होता है। और फिर 5वें नंबर पे है कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। इसमें से कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। फटाफट उत्तर दीजिएगा कौन सा है जो सही नहीं है। और आप सभी को पता होगा कौन सा है जो आपका सही नहीं है। बहुत ही आसान लेकिन कॉन्सेप्ट आधारित है। जिन बच्चों ने पढ़ा है वो बहुत आसानी से उत्तर देंगे और जिन्होंने क्लास कभी गैप किया है उन्हें थोड़ी समस्या होगी, लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस सेशन से भी बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका तीसरा तो बिल्कुल सही नहीं है, इसमें आप लोग को कोई दिक्कत होना ही नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों में सूक्ष्म बैक्टीरिया और कवक और वायरस शामिल होते हैं। ये तो सही बात है। अच्छा हाँ, ये तो सही है, सूक्ष्म जीवों में ये तीनों सही होते हैं, मतलब तीनों शामिल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको गलत नहीं कहेंगे, हम गलत नहीं कहेंगे। चलिए फिर से इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि पहला कह रहा है कि जल चक्र से जलीय जीवों की विभिन्न प्रजातियों को नियंत्रण किया जाता, बिल्कुल सही है। जलीय तंत्र में ऑक्सीजन, कार्बन और अन्य गैसें आंशिक रूप से घुली होती हैं, बिल्कुल सही है। सूक्ष्म जीवों में सूक्ष्म बैक्टीरिया, कवक और वायरस शामिल होते हैं, बिल्कुल सही है। और आपका कह रहा है भौतिक पर्यावरण में वायु, प्रकाश, ताप, जल, मृदा जैसे कारक बने होते हैं, ये भी सही है। आपका 5वां सही नहीं है बच्चा, मतलब 5वां मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो सही ना हो, यानी कि सही है, सभी सही हैं। यानी कि कौन सा सत्य नहीं है, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो सत्य ना हो, यानी कि सभी सही हैं। अब यहाँ पे अगर ये होता कि अपघटक कौन नहीं है तो आपका क्या हो जाता, वायरस अपघटक में शामिल नहीं है, भले ही ये सूक्ष्म जीव है लेकिन अपघटक नहीं है। फिलहाल यहाँ सूक्ष्म जीव पूछा है तो तीनों आ जाएंगे, यानी कि कोई कथन यहाँ पे गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। याद रखिएगा बच्चा लोग, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें से कौन सा है जो सत्य नहीं है आपको ये बताना है। पहला है, ऊर्जा संघटक के अंतर्गत सौर प्रकाश, सौर विकिरण तथा उसके विभिन्न पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। क्या ये बात सही है? दूसरा कह रहा है, सौर ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में प्राप्त होता है, जिससे विद्युत चुंबकीय विकिरण भी कहा जाता है। तीसरा कह रहा है, सूर्य की बाह्य सतह की अत्यंत तापदीप्त गैस नीचे से गर्म होने पर ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, जिन्हें फोटान कहते हैं। यहाँ पे होना चाहिए था फोटान, फोटान कहते हैं, फोटो नहीं फोटान कहते हैं। चौथा, पृथ्वी की क्षैतिज सतह पर पहुंचने वाले सकल सौर विकिरण को भूमंडलीय विकिरण कहते हैं। और 5वां कह रहा कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। अब आपको बताना है कौन सा है जो सत्य नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत ही कॉन्सेप्ट आधारित सारे आपके स्टेटमेंट हैं, इनको आप लोगों को बार बार पढ़ करके याद कर लेना है। बच्चा लोग कौन सा सत्य नहीं है आपको ये बताना था। तो आप देख रहे हैं आपका पहला,
कि ऊर्जा संघटक के अंतर्गत सौर प्रकाश, सौर विकिरण और उसके विभिन्न पक्षों को शामिल किया जाता, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि सौर विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में प्राप्त होता है, जिससे विद्युत चुंबकीय विकिरण भी कहा जाता है, ये भी सही है। जिसे जो है सौर विद्युत चुंबकीय विकिरण भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और सूर्य की बाह्य सतह की अत्यंत ताप दीप्ति गैस नीचे से गर्म होने से ऊर्जा उत्सर्जित करती है, जिसे फोटान कहते हैं, ये भी सही है। और पृथ्वी पर जो क्षैतिज सतह पर पहुंचने वाले सकल जो सौर विकिरण है, इसी को भूमंडलीय विकिरण कहते हैं, ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त में से कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत हो, यानी कि सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर 5 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है आपको ये बताना है, फटाफट उत्तर दीजिएगा, कौन सा है जो सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका, सूक्ष्म तरंग विकिरण में कॉस्मिक किरणें तथा परावैंगनी किरणें पाई जाती हैं। दूसरा कह रहा, अवरक्त तरंग दैर्ध्य 740 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। तीसरा कह रहा, सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य विकिरण का तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से कम होता है। चौथा कह रहा, परावैंगनी किरणों का अधिकांश मात्रा पृथ्वी पर पहुंचता है, कुछ ओजोन परत के द्वारा सोख लिया जाता है। पांचवा कह रहा, प्रकाश प्रमुख बहुत से प्राणियों के प्रवासिता, शीत निष्क्रियता तथा प्रजनन व्यवहार को भी निर्धारित करता है। इसमें से क्या सत्य नहीं है आपको ये बताना है बच्चा लोग, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बताएंगे क्या सही नहीं है, आपके पास है 5 ऑप्शन, और इसमें से क्या सत्य नहीं है ये आपको बताना है, और ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि आप सभी ने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो गलती बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। निश्चित ही बच्चा लोग, आप सभी को पता है कि क्या है जो सत्य नहीं है। ये आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही नहीं है, क्योंकि परावैंगनी किरणों का अधिकांश मात्रा ओजोन के द्वारा सोख लिया जाता है और बहुत थोड़ी मात्रा ही पृथ्वी पर पहुंचती है, इसलिए ये उल्टा हो गया है स्टेटमेंट, तो ये गलत हो गया। पहला बिल्कुल सही है कि सूक्ष्म तरंग विकिरण में कॉस्मिक किरणें और परावैंगनी किरणें आती हैं। इसके अलावा आपकी एक्स किरणें भी इसमें शामिल हैं। और रक्त तरंग दैर्ध्य आप सभी को पता है 740 नैनोमीटर का होता है। सूक्ष्म तरंग विकिरण का जो तरंग दैर्ध्य होता है ये 400 नैनोमीटर से कम होता है। परावैंगनी किरणों का ज़्यादातर मात्रा अवशोषित कर लेता है ओजोन परत और बहुत कम मात्रा पृथ्वी तक पहुंचती है। और प्रकाश बहुत से प्राणियों में प्रवासिता और शीत निष्क्रियता तथा प्रजनन व्यवहार को भी निर्धारित करता है। ये सारी बातें सही हैं, केवल और केवल आपका चौथा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, प्रकाश की भेदन क्षमता के अनुसार झीलों को 3 भागों में बांटा गया है, इनमें से कौन सा नहीं है। झीलों को हमने बताया था, आपको मैंने समुद्र भी बताया था कि 3 प्रकार का है, जो कि प्रकाश के पहुंच के आधार पे है। साथ ही मैंने ये भी बताया था कि आपके जो झील होते हैं इनको प्रकाश के पहुंच के आधार पे 3 भागों में बांटा गया। इस 3 में कौन सा शामिल नहीं है। पहला है बेलांचल क्षेत्र, दूसरा है सरोजावी क्षेत्र, तीसरा है गहरा क्षेत्र, चौथा है खुला क्षेत्र, पांचवा है इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो कि आपका ना हो। आप फटाफट उत्तर दीजिएगा कौन सा है जो शामिल नहीं है, और आप सभी को क्लास में बताया हुआ है तो याद रखेंगे बच्चा लोग। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हालांकि मैक्सिमम बच्चों को ये याद है, लेकिन कुछ बच्चे अगर जो क्लास नहीं अटेंड किए उनको समस्या हो सकती है, लेकिन उन्हें भी दिक्कत की कोई बात नहीं, प्रैक्टिस सेशन से उनकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चौथा सही नहीं है, चूँकि खुला समुद्र होता है, यहाँ पे झील नहीं होता, बेलांचली होता है, सरोजावी होता और गहरा होता है। खुला क्षेत्र की बात झील के क्षेत्र में नहीं किया जाता, बल्कि समुद्रों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, 6 ऑप्शन हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा है जो सत्य नहीं है। पहला, पृथ्वी की सतह पर ऊर्ध्वाधर तापमान प्रवणता ह्रास दर कहलाता है। दूसरा, पृथ्वी पर औसत प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। तापमान पौधों के लिए उद्दीपन का कार्य करता है, जो कि वृद्धि को निर्धारित करता है। चौथा, रेतीले क्षेत्र द्वारा सौर विकिरण का अधिक अवशोषण के कारण तापमान अधिक होता है। और पांचवा कह रहा है, तापमान किसी पदार्थ में गर्म या ठंडा होने का परिणाम होता है। हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा सौर विकिरण का सर्वाधिक अवशोषित किया जाता है। और छठा कह रहा है, कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही है। अब आप लोग बताएंगे कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है, यानी कि आपका असत्य है।
फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग। आपके सामने देखिए ऑप्शंस हैं और आप सभी को ये ऑप्शन की सहायता से उत्तर दे देना है। और आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आधारित है। कौन सा है जो सत्य नहीं है, सारे ऑप्शन आप लोगों ने देख लिया है तो निश्चित ही बच्चा लोग आप सभी को पता है ये सही नहीं है। चूँकि तापमान किसी पदार्थ में गर्म या ठंडे होने का परिणाम होता है, यहाँ तक तो सही है। हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा सौर विकिरण का सर्वाधिक रिफ्लेक्ट किया जाता है, अवशोषित नहीं किया जाता है। तो इसलिए आपका क्या हो गया, पांचवा जो है ये सही नहीं है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। आपको फिर से सत्य नहीं बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और काफ़ी कॉन्सेप्ट आधारित भी है। पहला है, अधिकतर जीव अपने पर्यावरण के स्थानिक तथा समय माप क्रम के अनुरूप पारस्परिक क्रिया करते हैं। दूसरा, जलवायु में परिवर्तन, मृदा प्रकार तथा स्थलाकृतियों में अंतर के कारण विभिन्न स्थानों का पर्यावरण भिन्न भिन्न होता है। तीसरा, जलमंडल और निचला वायुमंडल तथा स्थलमंडल की ऊपरी सतह तापमान से प्रभावित होता है। चौथा, पादपों की संख्या में परिवर्तन, आवास एवं निषेध की भी जीव व पर्यावरण की अंतःक्रिया को प्रभावी बनाते हैं। और पांचवा कह रहा कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। आप बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सत्य नहीं है। बहुत ही शानदार है, हालांकि सारे पॉइंट्स आपके पढ़े हुए हैं और अंडरस्टैंडिंग का भी है, तो आप लोग इसको बहुत आसानी से समझते हुए उत्तर दे सकते हैं। कह रहा कौन सा है जो सत्य नहीं है, तो निश्चित ही बच्चा लोग मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, क्योंकि आपने इस चीज़ों को समझा है। जब बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब उनको समस्या होती है, लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता उनको समस्या नहीं होती है। तो निश्चित ही इसमें सभी बातें बिल्कुल सही हैं, यानी कि कोई भी गलत नहीं है। अधिकतर जीव अपने पर्यावरण के स्थानिक तथा समय माप क्रम के अनुरूप पारस्परिक क्रिया करते हैं। जलवायु में परिवर्तन, मृदा प्रकार तथा स्थलाकृतियों में अंतर के कारण विभिन्न स्थानों पर पर्यावरण भिन्न भिन्न होता है। जलमंडल वायुमंडल का निचला भाग और आपका स्थलमंडल का ऊपरी सतह ही तापमान से प्रभावित होता है। और पादपों की संख्या में परिवर्तन, आवास एवं निषेध भी जीव व पर्यावरण की अंतःक्रिया को प्रभावित करते हैं। ये सारी बातें बहुत ही आसान थी, हालांकि ये सारी चीज़ें काफ़ी गूढ़ भी थी। कथनों पर विचार करना है बच्चा लोग, कौन सा कथन है जो सत्य है। आपको सत्य कथन बताना है। आपके सामने ऑप्शन है 5 और आप देख रहे हैं सारे प्रश्नों को बहुत ही गूढ़ता से बनाया गया है। सारे कॉन्सेप्ट आधारित हैं, जिनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, रिवीजन होगा। और जिन बच्चों ने क्लास नहीं अटेंड किया उनको वो सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, तो क्लास सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला, एक नियत स्थान तथा समय पर वायुमंडल के क्षणिक लक्षणों को मौसम कहते हैं। दूसरा, शेष क्षेत्र विशेष में वायुमंडलीय स्थिति की सामान्य अवस्थाएं, ऋतु परिवर्तन तथा मौसम चरम सीमाओं की लंबी समय की औसत स्थिति जलवायु कहलाती है। तीसरा, वर्षा तथा आर्द्रता और तापमान भूमंडलीय जलवायु का निर्धारण करते हैं, जो पृथ्वी पर सभी जीवों का संचालन करता है। चौथा, जलवायु की स्थिति जो कि स्थानीय स्तर पर या छोटे क्षेत्र में पाई जाती है, सूक्ष्म जलवायु कहलाती है। और पांचवा कर उपरोक्त सभी आपको बताना है कि कौन सा है जो आपका सत्य है। आप सभी को बताना है क्या है जो सत्य है। और ये भी आपके लिए बहुत आसान है बच्चा लोग, काफ़ी कॉन्सेप्ट आधारित है, तो आप लोगों को बिल्कुल समस्या नहीं होना चाहिए। निश्चित ही ये सारी बातें आपके बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी सही हैं। एक नियत स्थान और समय पर वायुमंडल में जो क्षणिक लक्षण दिखाई देते हैं वो मौसम कहलाता है। और क्षेत्र विशेष में वायुमंडलीय स्थितियों की सामान्य अवस्थाएं, ऋतु परिवर्तन, मौसम की चरम सीमाएं जब लंबे समय तक बनी रहती हैं तो यही औसत स्थिति जलवायु कहलाता है। वर्षा तथा आर्द्रता साथ ही तापमान भूमंडलीय जलवायु का निर्माण करते हैं, जो पृथ्वी पर सभी जीवों का संचालन करते हैं। और जलवायु की स्थिति जो कि स्थानीय स्तर पर और छोटे क्षेत्र में पाई जाती है उसे सूक्ष्म जलवायु कहते हैं। जब जलवायु की स्थिति किसी स्थानीय स्तर पर और छोटे से क्षेत्र में पाया जाए तब उसे सूक्ष्म जलवायु कहते हैं। तो याद रखिएगा, आपकी सभी बातें सत्य हैं, आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है,
कौन सा कथन है जो सही नहीं है? जो सही नहीं है आपको ये बताना है। पहला है मानव अन्य प्राणियों की तुलना में शारीरिक एवं मानसिक स्तर में उच्च है, इसीलिए पर्यावरण को अपने हिसाब से अनुकूल बना लेता है। दूसरा, प्रारंभ में आदि मानव भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में ग्राही तथा दाता की भूमिका में था। तीसरा, समय के साथ मानव पर्यावरण कारक से पर्यावरण के रूपांतरकर्ता, परिवर्तनकर्ता और विध्वंसकर्ता बन गया है। चौथा, पर्यावरण में खुद को पुनर्जीवित करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। और पांचवा कह रहा कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। अब आपको बताना है कौन सा है जो सत्य नहीं है। फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, बिकॉज आप लोगों ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ा है, तो इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि आपका चौथा सही नहीं, क्योंकि पर्यावरण में खुद को पुनर्जीवित करने की क्षमता होती है, लेकिन जब उस क्षमता से भी ज़्यादा हम उसका दोहन कर लें, उसका शोषण कर लें, उसको नुकसान पहुंचा दे, तो वो कितना पुनर्जीवित करेगा अपने आप को। तो इसलिए आपका चौथा सही नहीं है। बाकी बातें बिल्कुल सही हैं कि आपका जो मानव है ये शारीरिक और मानसिक रूप से उच्च है, इसलिए पर्यावरण को अपने हिसाब से कर लेता है। और ये पहले दाता था, ग्राही था, लेकिन अभी धीरे धीरे क्या हो गया है, विध्वंसकर्ता बन गया है। तो बाकी बातों में तो कोई डाउट नहीं है, सभी सही है, केवल और केवल आपका चौथा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, आज हम लोग 25 प्रश्न करेंगे, लेकिन प्रश्नों को तो आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा अच्छा है। क्या सही नहीं है आपको ये बताना है, क्या सही नहीं है बताना है बच्चा लोग। देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहला है, भारत सरकार ने पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण एगमार्क योजना 1991 में प्रारंभ किया। क्या ये सही नहीं है? दूसरा, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए शुरू की गई हरित क्रांति ने कृषि में कृत्रिम उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया, जो कि हमेशा लाभदायक रहा। तीसरा, कृषि में बढ़ता बाजारीकरण उत्पादन देने वाले किस्मों के उत्पादन को बढ़ावा देता है, जिससे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा कह रहा है, बढ़ता शहरीकरण विभिन्न पर्यावरण समस्याओं को जन्म देता है। पांचवा कह रहा है कि नगरीय क्षेत्र में, अच्छा यहाँ पे आपको बताना क्या सही है, सही बताइएगा बच्चा लोग। कह रहा सही नहीं है, ऐसा नहीं। यहाँ से आपका क्या सही है आपको ये बताना है, क्या सही है आपको ये बताना है। तो आपके सामने, और अगर सत्य नहीं की बात करेंगे तब आपका क्या हो जाएगा। फिलहाल तो आपको क्या सही है ये बताना है। तो देख लीजिए आपके सामने सारे ऑप्शन हैं, क्या सही है आपको ये बताना है, और आप एक तरफ से सारे ऑप्शन को पढ़ रहे हैं, और इसमें से क्या सही है आपको ये बताना है। तो हमने चौथा ऑप्शन पढ़ा था कि शहरीकरण विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है। पांचवा कह रहा है, नगरीय क्षेत्रों में कंक्रीट की इमारतें, सड़क वाहन आधारित क्षेत्र के निर्माण से सीमेंट कंक्रीट की अधिकता रहती है, जिसकी वजह से पेड़ काट दिए जाते हैं और जिससे गांव उष्माद्वीप बन जाते हैं। कौन सा है जो सत्य है? आपके सामने इतने सारे पॉइंट्स हैं और आपको सत्य बताना है। निश्चित ही बहुत ही गूढ़ प्रश्न है, याद रखेंगे बच्चा लोग। जो सत्य है वो बहुत सीधा सीधा लिखा हुआ है कि बढ़ता शहरीकरण विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है। ये आपका बिल्कुल सही है। पहला सही क्यों नहीं है? क्योंकि भारत सरकार ने पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण संबंध का जो मतलब चिन्ह है वो आपका क्या है, वो इको मार्क है। इको मार्क है, इको मार्क है, ये आपके पर्यावरण के लिए मैत्रीपूर्ण है। और आपका जो एग मार्क है ये शुद्धता को दर्शाता है, ये मैत्रीपूर्ण की बात नहीं कर रहा, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है हरित क्रांति से हमेशा लाभ मिला, नहीं। अब आप देख रहे हैं उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही, वायु की गुणवत्ता प्रभावित हो रही, जल की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, खाद्यान्न की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। और आपका तीसरा भी सही नहीं है, जो कि कोई प्रभाव नहीं डालता कह रहा है। नहीं, कृषि का जो बाजारीकरण बढ़ रहा है, इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे निगेटिव इम्पैक्ट आए हैं। भले ही बढ़ावा मिला किसानों को, लेकिन पर्यावरण, मिट्टी, जल, वायु, मानव का सेहत, ये सभी दुष्प्रभावित हुए हैं। और पांचवा भी देखिए आपका गलत है, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में कंक्रीट की इमारतें और सड़कें बनाने के लिए पेड़ काट दिया जाता है, जिससे गांव नहीं बल्कि शहर क्या हो जाता है, उष्माद्वीप बन जाता है। गांव नहीं बल्कि शहर जो है उष्माद्वीप में तब्दील हो जाता है। इसलिए आपका क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। आपका केवल और केवल क्या सही है, ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही है। बाकी सारी बातें आपकी गलत हो गई हैं। नेक्स्ट देखिए, कथन सत्य। सत्य कथन बताना है बच्चा लोग, और आपके पास है इतने सारे ऑप्शन, सत्य कथन बताना है। चलिए देखते हैं। पहला है, मृदा प्रदूषण जल जनित रोग वन्य जीवों को
की प्रजातियों का विलुप्त होना, यह सभी पर्यावरण की धारियता को खतरा पहुंचाते हैं। क्या मृदा प्रदूषण, जल जनित रोग, वन्य जीवों की प्रजातियों का विलुप्त होना, ये सभी पर्यावरण की धारणीयता के लिए खतरा है। दूसरा, वैश्विक स्तर पर प्रदूषण, जैव विविधता क्षरण, भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षरण जलवायु परिवर्तन का प्रमुख समस्या है। तीसरा, पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण की समझ के विकास हेतु आम जनता की जागरूकता अति आवश्यक है। चौथा, पर्यावरणीय शिक्षा, मास मीडिया, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, मनोरंजन, विज्ञापन के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा सकता है। पांचवा कह रहा सभी सही हैं। अब आपके सामने देखिए सारे ऑप्शन हैं, आप सारे ऑप्शन को पढ़ रहे हैं और आपको ऑप्शन पढ़ते पढ़ते पता चल रहा होगा कि ऑप्शन में क्या बात है जो सत्य है और क्या अगर है जो आपको सही नहीं लग रहा। तो आप बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो आपका सही है, आपको सत्य कथन बताना है और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर आपका जो 5 है, यानी कि सारी बातें बिल्कुल सही हैं, कोई भी यहाँ पे गलत नहीं है, ये सारे आपके स्टेटमेंट बिल्कुल गूढ़ता वाले हैं। अगर आपको भूमंडलीय कहीं पे वैश्विक स्तर पर वायु प्रदूषण है, जैव विविधता क्षरण है, भूमंडलीय तापन है, ओजोन क्षरण है, जलवायु परिवर्तन की प्रमुख समस्या का ये कारण बनेंगे। साथ ही पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण की समझ के विकास के लिए आम जन जागरूकता ज़रूरी है और पर्यावरण की शिक्षा अगर देनी है तो हर तरह के माध्यम का उपयोग करके लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। आज का देखिए आपका थर्ड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या जैविक समुदाय एक ही तरह के जीवों के समान क्षेत्र में रहना, क्या इन्हें कहेंगे एक ही तरह के जीव जो समान क्षेत्र में रहते हैं, क्या ये जैविक समुदाय है। क्या पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक समुदाय और उसके आसपास के निर्जीव घटक शामिल होते हैं। क्या जैव मंडल सभी पारिस्थितिकी तंत्र का समूह होता है। क्या उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। अब आपको बताना है कौन सा है जो सत्य नहीं है, फटाफट उत्तर दीजिएगा कौन सा है जो आपका सत्य नहीं है। और जो सत्य नहीं है वो आप सभी को पता है क्योंकि वो बहुत ही आसान है और आप लोगों ने पढ़ा है। तो बताएंगे बच्चा लोग, आप सभी को पता है कि पहला सही नहीं है क्योंकि जैविक समुदाय है ना, समुदाय में एक ही तरह के जीव पाए जाएंगे ऐसी कोई बात नहीं है। समुदाय है तो बहुत सारे जीवों का समुदाय होगा, तरह तरह के जीवों का समुदाय होगा, इसलिए पहला सही नहीं है। दूसरा बिल्कुल सही है, पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक समुदाय होते हैं और उसके आसपास के निर्जीव या अजैविक घटक भी होते हैं। और जैव मंडल जो है इसका मतलब सभी पारिस्थितिकी तंत्र का समूह, जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल का जो समूह है इसी को कहते हैं जैव मंडल। तो आपका पहला सत्य नहीं है, बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको ये बताना है और देखिए कूट की सहायता से बताना है क्या सत्य नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा। पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जैव विविधता अत्यधिक पाया जाता है। क्या ये बात सही है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जैव विविधता बहुत पाई जाती है। दूसरा, सदाबहार वनों की लकड़ियाँ काफ़ी सख्त और मजबूत होती हैं जो कि मानव के लिए बहुत उपयोगी हैं। तीसरा, कोरल रीफ में दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रजातियां ढूंढी गई हैं इसलिए इसको समुद्र का वर्षा वन कहते हैं। चौथा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में साल, सागौन, शीशम और देवदार आदि पाए जाते हैं। आप कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। ए में है पहला दूसरा, बी में है दूसरा तीसरा, सी में है पहला तीसरा और डी में है दूसरा और चौथा। आप बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सत्य नहीं है। आप लोगों के सामने है 4 ऑप्शन, मैं फिर से एक बार ऑप्शन को आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। आप ऑप्शंस को एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए और फिर बता दीजिए कौन सा है जो सत्य नहीं है। तो याद रखिएगा बच्चा लोग, आपका कौन सा जो सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं, यानी कि दूसरा और चौथा। सदाबहार वनों की लकड़ियाँ काफ़ी सख्त और मजबूत होती हैं, ये तो सही है, लेकिन ये मानव के लिए उपयोगी बहुत नहीं है बिकॉज इनका जो क्षेत्र होता है ये बहुत दुर्गम होता है। यहाँ से इन पेड़ों को काटना और उनका यूज़ कर पाना मुश्किल होता है और ये पेड़ उतना उपयोगी नहीं है। ये गलत है कि मानव के लिए उपयोगी है, ये उपयोगी नहीं है। इनसे ज़्यादा उपयोगी आपके पर्णपाती वन होते हैं। दूसरा तो बिल्कुल ही सही है, सबसे ज़्यादा प्रजातियां ढूंढी गई हैं और ये वर्षा वन कहलाता है। चौथा क्यों गलत है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय जो आपके पर्णपाती वन हैं इनमें साल, सागौन और शीशम तो है लेकिन देवदार नहीं है। आपको मैंने बताया था देवदार कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं, चौड़ी पत्तियों वाले वन होते हैं ये, तो ये आपका सही नहीं होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन है जो सही हो जाएगा।
पहला है, दुनिया के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। दूसरा है, सर्वाधिक उत्पादकता टैगा वनों का होता है। तीसरा, आर्थिक रूप से सर्वाधिक लाभदायक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और आपका चौथा है, दुनिया के लगभग 20% भाग पर घास के शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल पाए जाते हैं। और पांचवा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपको बताना है कौन सा है जो सत्य नहीं है। आपके सामने ऑप्शंस हैं और आपको ऑप्शंस की सहायता से उत्तर देना है कौन सा है जो सत्य नहीं है। और इसमें से आपके कोई एक है जो सत्य नहीं है, बाकी सारी बातें बिल्कुल सही हैं। पहला है, दुनिया के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, क्या ये बात सत्य नहीं है। दूसरा कह रहा है कि सर्वाधिक उत्पादकता टैगा वनों की होती है, क्या ये सत्य नहीं है। और फिर आपका कह रहा है कि आर्थिक रूप से सर्वाधिक लाभदायक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। और आपका नेक्स्ट कह रहा है कि दुनिया के लगभग 20% भाग पर घास के शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ पाई जाती हैं। कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ कि उपर्युक्त सभी। आप बताइए बच्चा लोग, कौन सा है जो आपका सत्य नहीं है। और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट उत्तर दीजिएगा कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है। और आप सभी को इसका उत्तर पता चल चुका है। निश्चित तौर पे आप लोगों को ये चीज़ पता होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ कोई भी बात सही नहीं है, क्योंकि दुनिया में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे टैगा वन पाए जाते हैं। मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, सबसे ज़्यादा वन दुनिया में क्षेत्रफल में टैगा वन मिलते हैं, जिनको शंकुधारी वन भी कहते हैं। सर्वाधिक उत्पादकता टैगा वनों का नहीं होता, बल्कि सदाबहार वनों का होता है। तीसरा, लाभदायक जो है आर्थिक रूप से वो सदाबहार वन नहीं है, बल्कि आपके टैगा वन या कोरधारी वन ही आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा लाभदायक हैं। और साथ ही सबसे ज़्यादा दुनिया में क्षेत्रफल में ये पाए भी जाते हैं, लेकिन इनकी उत्पादकता सबसे निम्न होती है सभी वनों में। और दुनिया के टोटल 20% भाग पर घास स्थल पाया जाता है, जिसमें शीतोष्ण और उष्ण दोनों आ जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है केवल शीतोष्ण ही 20% भाग पे दुनिया के पाया जाता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। घास कहता तो घास दुनिया के 20% लैंड पे पाया जाता है, जिसमें शीतोष्ण और उष्ण दोनों आ जाते हैं, इसलिए आपका ये गलत हो गया। ये आपके ऑप्शन जो है 5 यानी कि उपरोक्त सभी बातें गलत है, कोई भी सही नहीं है। और क्यों गलत है आप सभी को पता चल चुका है। तो उम्मीद है बच्चा लोग आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन सॉल्व करके समझ में आया होगा, बहुत कुछ रिवीजन हो गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, बहुत मेहनत से मैंने बनाए हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो कि मैंने अपने खुद से बनाए हैं, यानी कि अभी तक ये आयोग में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आगे ऐसे क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावनाएं हैं, इसीलिए आप लोगों को हर तरह के क्वेश्चन मैंने दिए हैं। अब आगे भी इसी तरह के टेस्ट आप लोगों के मैं समय समय पर लेती रहूँगी, ताकि आप लोगों का जो ज्ञान है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए। आप लोग बस बार बार रिविज़न करके अपने ज्ञान को मजबूत करते रहिए, पढ़ते रहिए, खूब मेहनत कीजिए। आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, जल्द ही फिर हम नेक्स्ट जो है टेस्ट में मिलेंगे। थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।